हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो हम पहले जानते हैं कि शारीरिक पुष्टि क्या है। शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की वह योग्यता है जो व्यक्ति अपने कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। उस योग्यता को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। शारीरिक पुष्टि वैसे तो एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका हम इतने से शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते या परिभाषित नहीं कर सकते। अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग अपने विचार रखे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के काम करने की योग्यता को कहा जाता है। अब अलग अलग व्यक्तियों के इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। एक आम व्यक्ति शारीरिक पुष्टि को एक बिन रोग के रहित मानता है कि हष्ट पुष्ट शरीर वाला यदि वो बीमार नहीं है तो वो शारीरिक पुष्ट है। एक डॉक्टर मानता है कि जिस भी व्यक्ति के सभी संस्थान सुचारू रूप से काम करते हों तो वो स्वस्थ है। तो इन सभी विचारों को देखते हुए अलग अलग विद्वानों ने अपनी डेफिनेशंस, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्यूरेटर के अनुसार, शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति अपने शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। कंक्लूज़न वही निकल रहा है, निर्णय, निष्कर्ष, कि अपने शरीर का सही तरह से प्रयोग करके परिश्रम लंबे समय तक कर सके, अपना काम को लंबे समय तक कर सके। तो बात वही आ जाती है कि बिना किसी बाधा के वो अपने काम को कर सकता है, तो वो उस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि है। दूसरा जो राइटर है वो है कोपोरविच के अनुसार, शारीरिक पुष्टि का अभिप्राय व्यक्ति की कार्य करने की उन शक्तियों से है जिसमें मनुष्य की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। कि व्यक्ति की पुष्टि से अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति की कार्य करने की उन शक्तियों से है जो मांसपेशियों से प्राप्त होती है, मांसपेशियों की आवश्यकता है। इट मीन्स, क्योंकि ये हमें पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे हर एक शरीर की जो क्रिया मूवमेंट होती है वो हमारी मांसपेशियों से होती है, मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने से होती है। तो उन्होंने इसको अपने शब्दों के हेर फेर से यही बताया है कि व्यक्ति की कार्य करने की उन शक्तियों को से होती है जो कि मांसपेशियों की से पैदा होती है। अगला जो राइटर है वो हैं डेविड आर लैम्ब। उनके अनुसार शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने का सामर्थ्य है। इसका मतलब शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा आज की दिनचर्या क्या है कि अब लॉकडाउन है तो आप सभी घर में हैं, नहीं तो क्या करते, सुबह उठते, स्कूल में जाते, स्कूल पूरा करने के बाद होमवर्क करते, घर के कामों में हाथ बटाते और फिर इवनिंग में फिर अपना होमवर्क करते, फिर अपने कुछ मनोरंजक कार्य करते। तो इस तरह से वो आपकी दिनचर्या, वो वर्तमान कहा गया है उसको। संभावित, कि जैसे कि अचानक हमें अपने दिनचर्या से हटके कोई काम करना पड़े। हटके काम करने से मतलब कि जैसे एग्ज़ाम डेज में आपको अपना वर्कलोड डबल कर देना पड़ता है, तो यदि आप शारीरिक पुष्ट हैं तो ही तो आप उस कार्य को डबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ उसको अलाउ नहीं करेगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो इन डेविड आर लैम्ब का यही कहना है कि जीवन की वर्तमान जो हमारी
कंटिन्यूटी की दिनचर्या है और संभावित शारीरिक चुनौती कि हमें अचानक कोई काम करना पड़े। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, रूटीनली हम घर में जब अपनी दिनचर्या में देखते हैं, घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो रूटीन के काम तो हैं ही, उनके साथ हम एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। तो वो कब कर पाएंगे मैनेज, कब कर पाएंगे, जब हम शारीरिक रूप से पुष्ट होंगे, हम उस सब चीज़ के का सामना करने के हमारे अंदर सामर्थ्य होगा। और वही सामर्थ्य क्या होता है, पुष्टि। अगला जो राइटर हैं वेबस्टर विश्वकोश, वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार कि यह एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है, जिसमें अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेना और फिर भी आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा बचाकर रखता है। इन्होंने भी सब शब्दों का हेरफेर है, मकसद सभी का वही है कि एक व्यक्ति की वो दैनिक कार्य करने की योग्यता जो कि बिना किसी दबाव के उस कार्य को कर सके। यहाँ पर इन्होंने एक हमारे जो फिज़िकल फील्ड का, स्पोर्ट्स के फील्ड का को दर्शाते हुए कहा है कि इसमें अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेना, मतलब एक खिलाड़ी है वो अधिक खेल क्रियाओं में भी भाग लेकर और उसके बावजूद भी अचानक उसे एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करनी पड़े तो उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो ये उस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होती है। तो अब अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद कंक्लूज़न दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है कि निष्कर्ष के अंदर है कि निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति के उचित शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक संबंधी क्षमताएं होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति कठिन कार्यों को दबाव की परिस्थिति में भी लंबे समय तक सुचारू रूप से कर सके। शारीरिक पुष्टि का कार्य की प्रकृति व्यक्तिगत शारीरिक आकार, आयु व लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसमें कंक्लूज़न क्या निकाला है कि सभी राइटर्स ने, सभी विद्वानों ने यही बताया है कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या है, व्यक्ति के शरीर की उचित रचना, उसकी बनावट, उसके कार्य करने के तरीके, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक स्थिति हम किसको कहते हैं कि हर संभव अपने आप को के अपने मानसिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना और कठिन कार्यों को भी बिना दबाव में के, मतलब दबाव की परिस्थिति में, बिना दबाव का मतलब दबाव की परिस्थिति में अपने आप का संतुलन बनाकर और लंबी अवधि तक हम किसी कार्य को सुचारू रूप से करते रहते हैं, तो वही क्या है, शारीरिक पुष्टि। और शारीरिक पुष्टि लास्ट में क्या बताया है कि ये हर एक व्यक्ति में शारीरिक पुष्टि अलग अलग होती है और उसका अलग होने का कारण क्या है कि एक व्यक्ति का शारीरिक आकार, कि हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का शारीरिक आकार, हाइट, हेल्थ उसका कैसा है, आयु, वो बच्चा है, वो यूथ है या वो बुज़ुर्ग है, कि उनमें सब में कार्य करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है। लिंग, स्त्री या पुरुष, स्त्री और पुरुष में भी कार्य जो क्षमता, पुष्टि की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इस कारण से पुष्टि सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अभी हमने अपने सब इसके शारीरिक पुष्टि की सारी डेफिनेशंस अलग अलग विद्वानों के और उनका कंक्लूज़न पढ़ा, शायद आपको समझ आ गया होगा। अभी सेकंड इसी में जो हमारे टॉपिक में था वेलनेस, पुष्टि के अलावा सुयोग्यता, वेलनेस क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के अंदर हम कहें कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है, तो केवल उसमें भी यही है कि हम हमारे सारे
संस्थान सही ढंग से काम करते हों, वो हमारी सुयोग्यता है। सभी संस्थान काम करने का मतलब क्या है? हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। सामाजिक स्वास्थ्य मैं अभी बताऊंगी आपको एक्सप्लेन करके। भावनात्मक स्वास्थ्य स्वस्थ भी हों और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों, तो ही हम उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ मान सकते हैं और उसको सुयोग्य मान सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब सभी समझ गए होंगे। जब हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं है, हम स्वस्थ हैं, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक, जब हमारा मानसिक कोई दबाव नहीं है, तनाव नहीं है और हम हर एक चीज़ को बिना किसी दबाव तनाव के कर पा रहे हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। सामाजिक स्वास्थ्य है कि हम समाज के अंदर हमारा व्यवहार कैसा है, सबके साथ हम सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। जो व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा सकते, उनको हम कहते हैं वो सामाजिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य है हमारे संवेगों पर हमारा नियंत्रण। संवेग हम किसको कहेंगे? संवेग होते हैं हमारा दुख, सुख, घृणा, ईर्ष्या। इन सभी संवेगों के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, तो हम भावनात्मक रूप से उसको स्वस्थ मानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने संवेगों पर नियंत्रण करके, काबू करके अपने आप में संतुलन बनाए रखना। नैतिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, कि हम समाज में एक सामाजिक स्वास्थ्य आया था कि समाज में के साथ व्यवहार, और या आध्यात्मिक और नैतिकता से मतलब है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारे कोई रेफरी हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे टीचर्स हैं, कि हमने उन सब का किस तरह से आदर करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। पारंपरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य को रोगों की अनुपस्थिति माना जाता था। यहाँ पर बताया जाता है कि परंपरागत रूप से, परंपरागत का मतलब यहाँ पर बताया कि पारंपरिक रूप से रोगों की अनुपस्थिति माना गया है। कि जब प्राचीन समय में हम क्या मानते थे कि जब हमारे शरीर में रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। इस दृष्टिकोण से यदि एक व्यक्ति बीमार नहीं है तो उसको हम स्वस्थ समझ लेते थे, लेकिन आज स्वास्थ्य के बारे में दृष्टिकोण काफ़ी भिन्न है। आजकल सुयोग्यता पर अधिक बल दिया जाता है। यह माना जाता है कि बीमार या रोगग्रस्त न होना स्वास्थ्य होने का एक केवल पहलू है, जबकि सुयोग्यता एक व्यक्ति की अधिकतम स्वस्थ होने की दशा है। अब हमने इतना पढ़ने के बाद ये पता चला है कि स्वास्थ्य की जो एक अधिकतम स्वास्थ्य होना, व्यक्ति की एक अधिकतम स्वस्थ होने की दशा जो है वो सुयोग्यता कहलाती है। और अधिकतम दशा क्या है? जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ हों। और इसका मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होगा, वो अपने दिनचर्या में आने वाले समस्याओं का, अपनी जिम्मेवारियों का, सभी का पालन, सभी का वहन अच्छे तरीके से कर पाएगा। अभी हम शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का महत्व पढ़ते हैं कि यदि एक व्यक्ति के अंदर पुष्टि और सुयोग्यता है तो उसका जीवन किस तरह का होगा, उसे क्या फ़ायदे होंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है उचित वृद्धि और विकास। हम यदि शारीरिक रूप से पुष्ट और सुयोग्य हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास एक सही प्रोपोर्शन में, संतुलन में होगा। हम देखते हैं कि कुछ लोगों का, अपने जो बच्चे भी देखते हैं हम, कि कुछ बच्चों का जो शरीर का विकास है और बुद्धि का विकास है वो सही एक प्रोपोर्शन में नहीं हो पाता। एज के अकॉर्डिंग, जैसे कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका कितना वेट होना चाहिए, उसके सभी आकार, जैसे सभी अंगों का एक संतुलन में विकास होना। और
वो नहीं हो पाता यदि हम पुष्ट नहीं हैं। कि हम देखते हैं कि कई शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट और ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तेज नहीं होती। तो यदि हम शारीरिक रूप से पुष्ट और सुयोग्य हैं तो हमारी वृद्धि और जो विकास है वो सही होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा विभिन्न बीमारियों से बचाव। हम शारीरिक पुष्टि हमारे अंदर है, सुयोग्यता है तो इट मीन्स हम सभी पक्षों से स्वस्थ हैं। तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की योग्यता, इट मीन्स हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनो पावर हमारे अंदर होगी, जिसके कारण हम हर एक बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर के अंदर क्षमता होगी। हमारे शरीर में हम आज जैसे कोरोना के बारे में हर रोज़ टीवी पे कुछ ना कुछ ऐसे सुनते रहते हैं कि जिसकी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है वो इस कोरोना से लड़ सकता है। तो उस यही कारण है वो, यदि हमारी पुष्टि और सुयोग्यता है हमारे अंदर तो हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होगी। तीसरा पॉइंट है तनाव से बचाव। तनाव से मतलब है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव किस तरह से कि जैसे हम कई स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखते हो, जिनको हम कहते हैं कि इसको स्कूल का फोबिया है, इसको मैथ्स का फोबिया है, किसी सब्जेक्ट्स को लेकर। वो फोबिया या तनाव क्या है, वो फोबिया ही क्या है, एक तरह का तनाव। उसका उस चीज़ से, उसको होने से पहले ही वो उससे डरता है, एक तरह का तो तनाव ये। दूसरा, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर स्ट्रेस आने का कारण क्या, कि कार्य की अधिकता के कारण, कि हम समय का कम होना और कार्य की अधिकता होना, ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति पुष्ट होते हैं, सुयोग्य होते हैं, वो किस तरह से तनाव से बच सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमने अभी पढ़ा, जो सुयोग्य व्यक्ति होते हैं अपने दिनचर्या का प्रबंधन बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जो प्रबंधन कर सकता है तो वो तनाव से मुक्त भी हो सकता है। ये आपके ऊपर भी लागू होता है। आप डेली जो आपको स्कूल से होमवर्क मिल रहा है, आप रूटीनली उसको करते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट डे आके शॉर्ट आउट करेंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तनाव मुक्त रहेंगे। और यदि आपका कोई प्रबंधन नहीं है तो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। और वो कब आएगा, एक तो आपकी निष्क्रिय होना तो है ही, और दूसरा आप शारीरिक रूप से पुष्ट या सुयोग्य या बीमार हैं, बीमारी के कारण है या कमजोरी के कारण है, आप वो काम नहीं रूटीनली कर पा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस आपके ऊपर कुछ समय के बाद आएगा। तो स्ट्रेस को तनाव रहित रहने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें पुष्ट और सुयोग्य होंगे तो हमें तनाव नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्य कुशलता में वृद्धि। अब कार्य कुशलता हमारी कार्य करने की स्किल्स कहेंगे, कुशलता। हम किसी भी कार्य को कितने अच्छे तरीके से करते हैं। कुशलता को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को हम कम समय में कम ताकत में करने की जो हमारी क्षमता होती है उसे हम कार्य कुशलता कहते हैं। कार्य कुशलता कई चीज़ों पर निर्भर करती है, हमारी बार बार प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। उस चीज़ पे बार बार प्रैक्टिस करने से जब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है तो उसमें हमारी कुशलता इम्प्रूव होती है। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, सुयोग्य हैं, तो ऑब्वियसली है वो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, उसका कार्य की दोहराई भी कर पाएंगे, और जिसके कारण उनके कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें सामाजिक गुणों का विकास। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता होगी तो व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होगा। सामाजिक गुण हम किसको कहेंगे, सबके साथ सहयोग, भाईचारे की भावना से रहना, सबके अपना त्याग भावना जिसके अंदर होती है, निस्वार्थ भाव से काम करना होता है, उन्हें हम सामाजिक गुण बोलते हैं। सहनशीलता है। तो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता जिस व्यक्ति के अंदर है उसके अंदर सामाजिक गुणों का
विकास होता है और वह समाज में अच्छी तरह से समाज के साथ, क्योंकि देखो पर्सनल कार्य तो सभी अपने करते हैं, समाज में एक दूसरे के बिना किसी स्वार्थ के हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, उसके काम आते हैं। तो इसके लिए हमें पुष्टि और सुयोग्यता की ज़रूरत होगी, तभी तो हम अपने से हटके दूसरा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यदि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमारे अंदर एक त्याग भावना, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण हम एक समाज में अच्छे नागरिक का रोल अदा करेंगे और समाज में एक सम्मानपूर्वक स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे हमारा सामाजिक गुणों का विकास होता है। आयु में वृद्धि, शारीरिक पुष्टि से या सुयोग्यता से आयु में वृद्धि होती है। कैसे? शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता होगी तो हम निरोग रहेंगे, निरोग रहेंगे तो हम लंबे समय तक बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं। बुढ़ापे को दूर करेंगे, निरोगी व्यक्ति की आयु लंबी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम अपनी आयु में वृद्धि कर सकते हैं और आनंद में जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें शरीर के भार पर नियंत्रण। शारीरिक रूप से पुष्ट है तो ऑब्वियसली है इससे हमारे, जब हम एक्टिव रहेंगे, हमारी दिनचर्या सक्रिय रहेगी, तो हमारे शरीर के अंदर मोटापा, भार या स्थूलता है वो अपने आप से दूर हो जाएगी। उचित आसन, उचित आसन का मतलब है हमारा कि हम आसन, हमारे हर एक स्थिति में अलग अलग तरह के आसन होते हैं। आसन कई बार हम बच्चे देखते हैं जहाँ पर आसन का नाम आ जाता है तो वहाँ एक वो एक्सरसाइज, व्यायाम या योग आसन से समझते हैं। यहाँ उचित आसन से मतलब है हमारा एक हमारे शरीर की स्थिति। तो उचित स्थिति, अच्छी स्थिति। वो अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? जैसे हमारी खड़े होने में हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, हम बैठे हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, पैर ज़मीन में टिके हुए होने चाहिए। यदि हम चेयर पे बैठे हैं तो हमें हमारी लेटने की स्थिति, हम लेटे कैसे हुए हैं, हम चल कैसे रहे हैं, तो हम आसन बोलते हैं। तो उचित आसन, चाहे वो चलने का हो, बैठने का हो, सोने का हो, खड़े होने का हो, यदि हमारी शारीरिक पुष्टि सही है, हम सुयोग्य हैं, तो हमारा आसन, हर स्थिति में हमारे आसन भी संतुलित रहेंगे। और जो कि अच्छा आसन है हमारा, जो कि हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, जो हम देखने में आकर्षक लगते हैं, और ये सभी की चाहत होती है। तो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता भी हमें उचित आसन ग्रहण करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के संस्थानों का उचित ढंग से कार्य करना। अब है शरीर के संस्थान। वैसे तो आपने पढ़े ही हैं, 11th क्लास में भी पढ़े थे शरीर के सभी संस्थान। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, हमारा इसके ग्लैंड सिस्टम। तो इन सभी चेबॉन सिस्टम है, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे संस्थान यदि हम सुयोग्य और पुष्ट हैं तो इनकी कार्य कुशलता अच्छी रहेगी, इनका कार्य करने का तरीका सही होगा और किसी भी संस्थान से संबंधी हमें रोग नहीं लग सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारा पाचन संस्थान सही है तो पेट से संबंधित कोई भी रोग हमें नहीं लगेंगे। यदि हमारा श्वसन संस्थान सही है तो हृदय और फेफड़ों से संबंधित हमें कोई भी रोग नहीं लगेंगे। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, रक्त संचार प्रणाली सही है, तो हमारे हृदय से संबंधित रोग कुछ भी नहीं लगेंगे। तो जब हम पुष्ट हैं तो हमारे शरीर के सभी संस्थान उचित ढंग से कार्य कर सकते हैं, उनके संस्थानों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब लास्ट पॉइंट हमारा है सक्रिय जीवन शैली। हम जानते ही हैं कि हमारी पूरी दिनचर्या, हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है। सक्रिय कि हम एक्टिव रहें सारा दिन, अपने दिन का हमारा टाइम टेबल, हमारा प्रबंधन समय का पूरा एक परफेक्ट हो।
सुबह हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये प्रबंधन। और क्रिया है तो पूरा टाइम अपने आप को अलग अलग क्रियाओं में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना, वो सक्रिय जीवन शैली कहलाती है। अब सक्रिय जीवन शैली शारीरिक पुष्ट और सुयोग्य होंगे तभी तो हम उसको सक्रिय बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम करने की योग्यता होगी, हम अपने काम से नहीं थकेंगे, तभी तो हम सभी क्रियाओं में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी दिनचर्या है, आप सुबह स्कूल में आए हैं, स्कूल से जाने के बाद आपके अंदर शारीरिक पुष्टि नहीं है, स्कूल से जाने के बाद क्या आप अपना रेस्ट करने के बाद आप होमवर्क कर पाएंगे? थोड़ा सा ही रेस्ट करने के बाद होमवर्क कर पाएंगे? और मान लो होमवर्क कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा, यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ नहीं कर पाओगे। वहाँ कर लोगे तो आप घर में और दूसरे काम हैं या कॉकुलर एक्टिविटीज़ दूसरी हैं, उनमें किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है जो कि वो अफोर्ड कर सके। तो वो एक लिमिटेड सा कार्य करके ही थक जाता है, तो फिर हम उसको सक्रिय जीवन शैली कैसे कहेंगे? सक्रिय जीवन शैली वो है कि हम अपने दिनचर्या के सभी कार्य भी करें, हम अपने मनोरंजन भी करें, अपने आप को सारे दिन के कार्यों से और तनाव से मुक्त कराएं करके, और फ्रेश होकर रात को अपने आराम से शारीरिक रूप से अपने आप को फिर आराम देकर अपने शरीर को दोबारा से रिचार्ज, दोबारा से शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हों। तो ये हमने अभी पढ़ा शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं। तो उपरोक्त सभी बिंदुओं से दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता का हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्व है। अभी हमने आज पढ़ा है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, जिसमें हमने शारीरिक पुष्टि की डेफिनेशन पढ़ी है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और सुयोग्यता क्या है, और पुष्ट और सुयोग्यता एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से मायने रखती है, किस तरह से महत्व रखती है, किस तरह से उसके जीवन की दिनचर्या को बदल देती है, ये हमने पढ़ा है। 2 ही टॉपिक हुए हैं, उन दोनों की डेफिनेशंस और उन दोनों का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर होगा कि हम किस तरह से अपनी पुष्टि और सुयोग्यता को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।